Good morning everyone and welcome in the class of 11th biology. In our last lecture we had completed chapter 17 which is breathing and exchange of gases. तो इसके अंदर जो we had studied the complete human respiratory system, structural wise and physiology of human respiratory system, and there are also some disorders of human respiratory system which are very few. Okay, so today we will discuss the question answer of this chapter. So our first question is define the vital capacity. Define vital capacity. ठीक है ना, वाइटल कैपेसिटी क्या है, व्हाट इज इट्स सिग्निफिकेंस, इसका सिग्निफिकेंस क्या है. तो ये कैपेसिटी हो रही है लंग की बात. लंग्स जो है कितने एक्सपैंड हो सकते हैं या मैक्सिमम कितना वॉल्यूम जो है अपने पास रख सकते हैं. तो जो टोटल आपका जो वाइटल कैपेसिटी है उसे हम कहते हैं द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर अ पर्सन कैन ब्रीथ इन आफ्टर अ फोर्स्ड एक्सपायरेशन. ठीक है, मतलब फोर्सिबली आपने एयर को बाहर निकाला. ऐसे कंप्लीटली आपको जितना मैक्सिमम एयर को बाहर निकालना है उसके तुरंत बाद जस्ट आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर इज इनटेकिंग विच इज नोन एज वाइटल कैपेसिटी. कितना आप एयर लंग के अंदर एयर को बाहर लेके आ रहे हो फोर्स के साथ, नॉर्मल रेस्पिरेशन में नहीं, और फिर कितना उसके फोर्सिबल एक्सपायरेशन के बाद कितना मैक्सिमम आपने एयर का वॉल्यूम इनटेक किया है उसे हम बोलेंगे वाइटल कैपेसिटी. सो द मैक्सिमम the maximum volume of air a person can intake after a forcible BALE expiration which is known as वाइटल कैपेसिटी. अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस ये है कि हम मैक्सिमम एयर को अंदर जो है ले रहे हैं और तुरंत ही जो है आपका जो ऑक्सीजन सप्लाई जो है वो बॉडी को मिल जाएगा. ठीक है ना, मैक्सिमम एक साथ आप कितनी एयर को अंदर ले सकते हो. तो आपने देखो इसका मैं आपको एक रिलीजियस रीजन बताती हूँ. हमने ये सुना है कि ऋषि मुनि जो होते हैं, है ना, जो सेंट्स होते हैं उनकी एज बहुत लंबी होती थी. क्यों? क्योंकि उनका जो ब्रीदिंग था ना वो काफी लंबा ड्यूरेशन रहता था. लंबी लंबी सांसें इनहेल करते थे और एक्सहेल, इंस्पायरेशन जितना लंबा हो सके. तो वो लंग की कैपेसिटीज बढ़ती थी, उनका जो है ऑक्सीजन को स्टोर करने की कैपेसिटी होती थी उनके पास. तो जो बॉडी की जो फंक्शनिंग है, फिजियोलॉजी है, वो काफी लंबे जो टाइम तक है वो चलती थी. सो दिस इज द सिग्निफिकेंस ऑफ वाइटल कैपेसिटी. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 का गया, स्टेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल ब्रीदिंग. है ना, रेजिडुअल वॉल्यूम की ये बात कर रहा है. क्या कह रहा है क्वेश्चन? स्टेट द वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेनिंग इन द लंग्स आफ्टर अ नॉर्मल ब्रीदिंग. नॉर्मल, जैसे मैं नॉर्मल खड़ी हूँ, नॉर्मल ब्रीदिंग जो चल रही है, आप लोग नॉर्मल बैठे हो, इसके अंदर जो ब्रीदिंग चल रही है इसके अंदर कितना रिमेनिंग पोर्शन है एयर का, वो वॉल्यूम हमें बताना है. तो उसे हम क्या बोलेंगे? रेजिडुअल वॉल्यूम. तो एक हेल्दी पर्सन के अंदर रेजिडुअल वॉल्यूम होता है 1100 ml टू 1200 ml. ठीक है,
from 1100 ml to 1200 ml. Now question number 3. Diffusion of gases occurs in the alveolar region and not in the other parts of respiratory system. Why? ये कह रहा है diffusion of gases occurs in alveolar region. सिर्फ यही क्यों होता है? ऑब्वियसली बात है, वी आर टॉकिंग अबाउट पार्शियल प्रेशर, है ना. पार्शियल प्रेशर जो है वो सबसे बड़ा एक कारण होता है डिफ्यूजन ऑफ गैसेस का. दूसरा जो कारण है वो है थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन. तो हमारे पास आया कहाँ से? वेयर वी आर गेटिंग एयर. एल्वियोलाई से तो ले रहे हम, डायरेक्ट इनहेल करे, कहाँ जा रही है? एल्वियोलाई के पास. तो बेसिक सा रीजन है कि जैसे ये लंग की बात कर रही हूं मैं, और इसमें फाइनल के ये हमारी एल्वियोलाई है, इसी के पास तो ये ब्लड वेसल चल रही है. दिस इज द ब्लड वेसल. अब ये एयर यहाँ पे आ गई है, किसकी बेसिस पे आई? एक तो हम कह रहे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन से. अब इन मेम्ब्रेन्स के बीच में ही तो डिफ्यूजन होगा. पहली तो ये एल्वियोलर वॉल है, दूसरी बेसमेंट मेम्ब्रेन है, और तीसरी एंडोथीशियम है. तो डिफ्यूजन यही हो सकता है, इसलिए डिफ्यूजन यही होगा. सिंपल सा रीजन है, ठीक है ना. देन What are the major transport mechanism of CO2? CO2 का major transport mechanism कौन सा है? Question number 4. Major transport mechanism of CO2. तो सबसे पहले तो मैक्सिमम जो 70% ट्रांसपोर्टेशन होता है CO2 का, इट इज थ्रू ब्लड प्लाज्मा. ठीक है ना. किससे होता है? ब्लड प्लाज्मा से. अब ये ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के बारे में बात कर रहा है कि ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म है क्या. तो इसके अंदर क्या है कि जैसे CO2, हम बात करें CO2 बनी कहाँ से? हम इनहेल तो कर नहीं रहे, हमारी बॉडी के अंदर बनेगी. ग्लूकोज का ब्रेकडाउन हुआ, CO2 प्लस H2O बने. अब ये क्या करते हैं, एक एंजाइम होता है जिसका नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेज. कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम होता है जो इसे बाइकार्बोनेट के फॉर्म में बना देता है. और बाइकार्बोनेट क्या है? ये आयंस में कन्वर्ट हो जाते हैं, HCO3 माइनस प्लस H प्लस. ठीक है. तो ये जो है, दिस इज द मेजर ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म ऑफ CO2. किस फॉर्म में? इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट. बाइकार्बोनेट के फॉर्म में ये है बाइकार्बोनेट. CO2 जो है वो ट्रांसपोर्ट होगी. ठीक है. नेक्स्ट अपना क्वेश्चन, एक मिनट चला गया. अच्छा, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन एक MCQ दिया गया है कि what will be the PCO2? P represent the partial pressure. Partial pressure of O2 and PCO2, partial pressure of carbon dioxide in the atmospheric air
कंपेयर टू दोज इन द एल्वियोलर एयर। तो हमारा जो ये एटमॉस्फेरिक एयर है इसके अंदर ऑक्सीजन और CO2 का, कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर क्या होगा और एल्वियोलाई के अंदर पार्शियल प्रेशर क्या होगा। तो देखो कोई भी चीज का जो मूवमेंट होता है वो कैसे होता है, अपनी हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन। प्रेशर में भी ऐसे है, डिफ्यूजन में भी ऐसे, हर जगह आपको ऐसा ही देखना मिलेगा। तो ऑक्सीजन हमारे अंदर क्यों जा रही है, क्योंकि एल्वियोलाई के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम है और बाहर की साइड पार्शियल प्रेशर क्या है, ज्यादा है। ठीक है ना। तो ये फिलहाल तो आपसे पूछ रहा है कि एटमॉस्फेरिक एयर में क्या होगा, तो बाहर ऑक्सीजन का ज्यादा है तो वो ज्यादा से अंदर आएगी और अंदर ऑक्सीजन का कम है, तो ऑप्शन सेकंड जो है वो राइट होगा। ठीक है। और बाहर पार्शियल प्रेशर, एटमॉस्फेरिक एयर के अंदर CO2 जो है वो कम है, तो इसलिए अंदर हमारे अंदर ज्यादा बन गई, वो अंदर से बाहर आ जाती। तो ऑप्शन सेकंड जो दिया गया इट इज अ करेक्ट। Then question number 6 says explain the process of inspiration under normal condition. Normal condition में आपको inspiration बताना है। Question number 6 मैं बताती हूँ। Sorry. इंस्पायरेशन क्या होता है क्या होता है, इनहेलिंग प्रोसेस है, इनटेकिंग ऑफ O2 को इनटेक करना इंस्पिरेशन कहलाएगा। तो इनटेक करते टाइम क्या होता है, हमारे बॉडी के अंदर जो थोरेसिक कैविटी है उसका वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम स्टार्टेड टू इंक्रीज of thoracic cavity. Sorry, वॉल्यूम इंक्रीज नहीं हो रहा, वॉल्यूम स्टार्टेड टू डिक्रीज होने लग जाता है। अभी मैं डायग्राम बना रही हूँ। ठीक है। सपोज करते हैं ये सेंटर के अंदर हमारे पास थोरेसिक कैविटी है। अब इसके अंदर हम इंस्पिरेशन करें, मींस लंग्स के अंदर अभी एयर नहीं है, लंग्स को रिक्वायरमेंट है, तो लंग्स कौन सी कंडीशन में, वो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। ये दो लंग्स बनाए मैंने, ये कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म में। लंग्स के ऊपर प्रोटेक्शन किसका है, रिब्स का, तो रिब्स भी अपवर्ड डायरेक्शन में है। रिब्स भी कहाँ है, अपवर्ड डायरेक्शन में। और क्योंकि यहाँ पे वो है डायफ्राम, तो वो भी कहाँ है, डोम शेप्ड बना हुआ। तो ये देखो यहाँ जगह है, यहाँ जगह, यहाँ जगह, तो वॉल्यूम ऑटोमेटिकली थोरेसिक कैविटी का इंक्रीज्ड ही है। लेकिन अब हम बात करें इंस्पिरेशन हुआ तो क्या हुआ, एयर जो है वो अंदर आने लगी है, एयर अंदर आने लगी, धीरे धीरे लंग क्या है, अपनी एक्चुअल शेप लेने लगे। इसने भी अपना एक्चुअल शेप ले लिया, ये बड़े हो गए, लंग्स फिलअप हो गए। ठीक है। ये फिलअप हुए धीरे धीरे, तो इन्होंने रिब्स के ऊपर भी, जो रिब्स को कहा कि आप भी साइड में हटो, ये तो हमारी जगह, तो रिब्स क्या हुई, धीरे धीरे वो भी लेटरल पोजीशन में आने लग गई, ये लेटरल पोजीशन में आ गई। अब रही बात डायफ्राम की, तो डायफ्राम के ऊपर प्रेशर पड़ेगा क्योंकि इनके अंदर एयर फिल हो रही है, प्रेशर पड़ा तो डायफ्राम जो है वो ऑटोमेटिकली नीचे की तरफ ऐसे स्ट्रेट होंगे। ठीक है। तो क्या क्या हुआ, वॉल्यूम स्टार्टेड टू डिक्रीज ऑफ थोरेसिक कैविटी, फिर लंग्स स्टार्टेड टू फिल एयर, एयर को भरने लग गए, वो अपना जो है साइज बढ़ाने लग गए, एंड रिब्स कम्स lateral to its position, रिब्स जो है अपनी पोजीशन पे आ गई वापस। डायफ्राम
diaphragm becomes relaxed by contraction of muscles of diaphragm. ठीक है, तो ये सब कुछ किसके अंदर होता है? इंस्पिरेशन के अंदर. फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7, हाउ इज रेस्पिरेशन रेगुलेटेड? क्वेश्चन नंबर 7 सेज, हमें बताना है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन. है ना, रेगुलेशन किस तरीके से होगा? रेस्पिरेशन का तो देखो, सबसे पहली बात है इसके अंदर, आप अभी नॉर्मल खड़े, नॉर्मल ब्रीदिंग हो रही है, आपको कहा जाए आप भागो, आपकी ब्रीदिंग में फर्क होगा, आप तेज तेज लेने लग जाओगे, ब्रीदिंग जो है जल्दी जल्दी सांस लोगे. तो क्या ऐसा क्यों हो रहा है? कौन कंट्रोल करता है हमारा रेस्पिरेशन? कब धीरे हो जाना चाहिए, कब नॉर्मल हो जाना चाहिए, कब फास्ट होना चाहिए, कब जो है रेट ऑफ रेस्पिरेशन इंक्रीज हो जानी चाहिए. सो हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेसेस है ना, कंट्रोल करने वाला एक ही होता है, विच इज आवर ब्रेन. और क्योंकि रेस्पिरेशन को कंट्रोल करना है तो इसके कंट्रोलिंग सेंटर जो इसके हमारे हाइंड ब्रेन में प्रेजेंट होते हैं. हाइंड ब्रेन के देखो 3 पार्ट होते हैं. पहला पार्ट होता है सेरिबेलम, दूसरा होता है मेडुला ऑब्लांगेटा और तीसरा होता है पोन्स फेरुलाई. तो इसमें सेरिबेलम का कोई फंक्शन नहीं है. रेस्पिरेटरी सेंटर जो है मेडुला ऑब्लांगेटा और पोन्स फेरुलाई के अंदर ही प्रेजेंट होते हैं. अब ये रेस्पिरेशन की रेट कैसे इंक्रीज होती है कि ये हमारे पास है ब्लड वेसल, ठीक है, इसके अंदर ये आरबीसीज चल रही है और इसके अंदर क्या होते हैं? रिसेप्टर्स लगे हुए होते हैं. देयर आर रिसेप्टर्स जो किसको इंडिकेट करवाते हैं? वो कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H+ आयन को इंडिकेट करवाते हैं. अगर इनका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, जो है CO2 और H+ आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है, हम भागे जा रहे, ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई, CO2 ज्यादा बढ़ रही क्योंकि एनर्जी हम ज्यादा यूज कर रहे हैं, CO2 ज्यादा बन रही है, तो कंसंट्रेशन जो है वो बढ़ गया. तो ये रिसेप्टर्स क्या कहते हैं? ये इन सिग्नल्स को गेन करे. कौन सा सिग्नल्स? कंसंट्रेशन ऑफ CO2 एंड H+ आयन इज इंक्रीजेस कंटिन्यूअसली. हमारी बॉडी के अंदर फाइनली ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो गई है, तो इन्होंने इनकी इंक्रीजिंग कंसंट्रेशन को गेन किया और गेन करते ही ये जाता है अपने हाइंड ब्रेन के पास. तो पहला है आपका मेडुला ऑब्लांगेटा. मेडुला के पास गया और मेडुला में एक सेंटर है आपका जिसे हम बोलेंगे रिथमिक सेंटर. ठीक है, दूसरा पार्ट है हाइंड ब्रेन का, वो है पोन्स फेरुलाई. पोन्स फेरुलाई के पास है न्यूमोटैक्सिक सेंटर. न्यूमोटैक्सिक सेंटर. तो ये इनकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हुई, ये सिग्नल हाइंड ब्रेन के पोन्स के पास आया और कौन से सेंटर के पास? न्यूमोटैक्सिक सेंटर ने. न्यूमोटैक्सिक सेंटर को पता चल गया कि CO2 और H+ आयन की कंसंट्रेशन इंक्रीज हो गई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा? जल्दी जल्दी ऑक्सीजन की डिमांड पूरी करनी पड़ेगी. और वो जल्दी जल्दी कैसे होगी? जब हम जल्दी जल्दी सांस लेंगे, जब हम जल्दी जल्दी ब्रीदिंग करेंगे, इनहेल करेंगे. तो ये जाके बोलता है रिदमिक सेंटर को कि आपका जो रिदम चल रहा है नॉर्मल रेस्पिरेशन वाला, उसको फटाफट करिए, अपने रिदम को बढ़ाइए. तो ये क्या करता है? रेट ऑफ रेस्पिरेशन को इंक्रीज कर देता है.
increases. So is it clear? इस तरीके से हमारा जो रेस्पिरेशन है वो कंट्रोल होता है, ठीक है ना. नेक्स्ट है व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ PCO2 ऑन ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट. ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट में PCO2 मीन्स पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का क्या रोल है. तो देखो बच्चों, इसके अंदर हमारी बुक के अंदर एक टेबल बनी हुई है कहाँ जो है पार्शियल प्रेशर CO2 का ज्यादा हो रहा है. जहाँ CO2 का ज्यादा होगा वहाँ ऑक्सीजन का कम होगा. ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक होते हैं, ठीक है. अगर साथ में वर्क किए तब तो हमें CO2 भी यूज करनी चाहिए उस हिसाब से. तो अगर पार्शियल प्रेशर इंक्रीज हो रहा है तो मीन्स ये जो है हमारी बॉडी से बाहर जाना चाहिए, और डिक्रीज हो रहा है तो इसका मतलब ये कहीं ना कहीं बन रही होगी, ठीक है ना. तो वहां पे अभी है नहीं, जैसे ये बन के बाहर आ जाएगी तो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाएगा. तो जहां ये इंक्रीज हो रही है वहां पे ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर आपको कम ही देखने को मिलेगा, ताकि ये तो बाहर निकले, अपोजिट डायरेक्शन में जाए और वो अपोजिट डायरेक्शन में अंदर की तरफ आए. सो दैट्स व्हाई बोथ आर डिपेंडेंट टू ईच अदर. एक्चुअल में पार्शियल प्रेशर इज द मेन फैक्टर फॉर द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस. Then question number 9 says what happens to the respiratory process in men going up a hill. Question number 9 कह रहा है कि जब हम पहाड़ों पे जाते हैं तो हमारा रेस्पिरेशन में क्या हो जाता है, इंक्रीज होता है ना. पहाड़ों पे क्या होता है, प्रेशर जो होता है ना वो आपको कम देखने को मिलता है, तो ऑक्सीजन जो होती है वहां पे कम होती है. तो क्योंकि ऑक्सीजन कम है, अब रहना तो हमें वहीं पे है, एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन कम है, और हमारी बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कैरी कौन करता है, आरबीसीज कैरी करती है. तो अब बॉडी बोलेगी ऑक्सीजन तो भाई इतनी है तो इसलिए नंबर ऑफ आरबीसी बढ़ाओ, तो वो आरबीसी का प्रोडक्शन जो है वो ज्यादा करने लग जाते हैं. तो जैसे ही हम पहाड़ों पे जाएंगे ना, हमारे अंदर एक दिन के अंदर 24 घंटे के अंदर जो आरबीसीज है जितनी नॉर्मल कंडीशन में यहाँ थी डबल हो जाएगी. क्यों? क्योंकि वहां पे ऑक्सीजन है नहीं, कम होती है. तो जितना हो सकता है ऑक्सीजन को लो, क्योंकि बॉडी की डिमांड जो है वो पूरी करनी. इसलिए जो एस्थमेटिक पर्सन वगैरह होते हैं उनको कहा जाता है कि पहाड़ों पे जाओ जिनके अंदर जैसे ब्लड कैंसर हो गया, ल्यूकेमिया, नंबर ऑफ आरबीसीज जो है कम हो गई, तो उनको कहा जाता है पहाड़ों पे जाओ, क्योंकि बॉडी अपने आप ऑटोमेटिकली आरबीसी बढ़ाएगी. तो चांसेस होते हैं नेचुरली क्योर होने, ठीक है ना. देन क्वेश्चन नंबर 10 says what is the site of gaseous exchange in insect. इंसेक्ट के अंदर गैसियस एक्सचेंज का साइट कौन सा है, तो इट इज अ ट्रेकिया एंड हीमोलिम्फ. क्योंकि आर्थ्रोपोडा जो फाइलम है ना उसके अंदर ट्रेकिया ही प्रेजेंट होता है. जैसे हम बात करते हैं ये एक इंसेक्ट है, ये इसकी कैविटी है, तो इसके अंदर कोई लंग्स वगैरह नहीं है, इसकी बॉडी के अंदर ऐसे ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट है, ये ट्रेकिया ही प्रेजेंट है यहाँ पे इस तरीके से. ठीक है, यहाँ बॉडी पे स्पाइरिकल्स रहते हैं, तो ये डायरेक्ट एक्सचेंज होता है ऐसे. ये ट्रेकिया, यहाँ से एयर अंदर आई, यहाँ से ये पूरी बॉडी में ट्रांसफर कर दी इन्होंने, यहाँ से हीमोलिम्फ के अंदर एक्सचेंज हो गया बस. तो ट्रेकियल सिस्टम प्रेजेंट होता है इंसेक्ट्स के अंदर. देन क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व को हमें समझाना है कि ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व जो है वो कैसा होता है. तो वो सिग्मोइड है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व. ये देखिए, इसको आपको यहाँ पे है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन एंड द सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन. एक जो हीमोग्लोबिन होता है, ये हम बात करें हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, इसके पास 4 वैलेंसी होती है, 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बाउंड कर सकता है.
4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के बाउंड कर सकता है। सॉरी। तो अब हम बात करें ये हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल, पहली ऑक्सीजन आई, ठीक है, एक बाउंड हुआ, दूसरी ऑक्सीजन आई और सैचुरेटेड हुआ, तीसरी ऑक्सीजन आई और सैचुरेटेड हुआ, चौथी ऑक्सीजन आई और सैचुरेटेड हुआ। अब पांचवी ऑक्सीजन भी दो ना, इसके पास तो जगह ही नहीं है। अब आप कितनी भी दो, ये तो सैचुरेटेड है तो ये तो कांस्टेंट हो जाएगा। तो दिस इज द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ठीक है, ये है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये थोड़ा सा सिग्मोइड नहीं नजर आ रहा है, इसको मैं वापस से बना देती हूँ। ये हल्का सा ऐसे होगा, ठीक है। ये है आपका ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। देन क्वेश्चन नंबर 12 सेज, अच्छा इसको बाद में करते हैं, हाइपोक्सिया क्या है। 13 कह रहा है कि आपको जो है ये IRV पता करो, IRV क्या है, ERV क्या है। तो IRV क्या है, इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। एक जो है नॉर्मल, आप जो है फोर्सिबल कितना इंस्पायर करके अंदर ले रहे हो एयर को, वो इंस्पिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम है। और ERV कितना फोर्सिबली आप बाहर निकाल देते हो, है ना, तो वो है एक्सपिरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। तो इसके पर्टिकुलर अमाउंट्स दिए गए। फिर इंस्पिरेटरी कैपेसिटी और एक्सपिरेटरी कैपेसिटी, एक जो है लंग कितना वर्क कर रहा है फोर्स करने में। वाइटल कैपेसिटी अभी हमने बोला ही है, टोटल लंग कैपेसिटी भी, सब सारी कैपेसिटी को जोड़ना है आपको। टोटल लंग कैपेसिटी में क्या ऐड करना है, VC वाइटल कैपेसिटी प्लस RV रेजिडुअल वॉल्यूम जो है, उससे मिला के टोटल लंग कैपेसिटी आ जाएगी। देन व्हाट इज अ टाइडल वॉल्यूम। क्वेश्चन नंबर 14 कह रहा है व्हाट इज अ टाइडल वॉल्यूम। एक टाइडल वॉल्यूम जो है वो क्या होता है। तो देखो टाइडल वॉल्यूम क्या है कि जो नॉर्मल रेट है हमारी रेस्पिरेशन की, नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन, वॉल्यूम विच इज कवर्ड बाय नॉर्मल इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन इज नोन एज टाइडल वॉल्यूम। तो ये आपका होता है नियर अबाउट 500 ml। आप एक ब्रीथ के अंदर 500 ml ही इनटेक कर सकते हो और उसको उतना ही रिलीज कर सकते हो। अब पर मिनट की बात की जाए तो ये आपका पर मिनट चलता है इंस्पिरेटरी सॉरी ये जो टाइडल वॉल्यूम है 6000 से 8000, ठीक है, ml पर मिनट। क्लियर। चलिए ये आपके हैं इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर। अब आप इस चैप्टर को एक बार रीड कीजिएगा, कोई प्रॉब्लम है तो अगेन मेरे साथ डिस्कस कीजिएगा, नहीं है तो फिर ठीक है, आपको मीन्स आ गया समझ में, ठीक है। युवराज एंड केशव लक्ष्मी, चलो दे, बाय and enjoy your holiday.